नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, मैं कुछ कहना चाहता हूं। जो भी 2 दिन से उत्तर प्रदेश की राजनीति और राष्ट्र राजनीति में एक भूचाल सा आया हुआ है, और वो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कथन, उनका बयान। किसी जनसभा में उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना, लौह पुरुष सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू वगैरह वगैरह जो थे, एक ही कॉलेज के पढ़े हुए, उन्होंने वहाँ से बैरिस्टर की डिग्री ली, और वो लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मैं यहाँ पे एक बात को कहना चाहूँगा कि क्या फ़र्क था इन लोगों में। मोहम्मद अली जिन्ना ने धर्म के नाम पर एक नए देश की रचना रची, और उन्होंने ले लिया शर्त रख करके, लड़ करके ले लिया। लौह पुरुष सरदार पटेल या स्वतंत्र वीर सावरकर जी, इन लोगों ने कभी भी भारत के ऐसे नक्शे की कभी तुलना नहीं करी थी, कभी सोचा नहीं था, कभी उन्होंने माना भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि धर्म के नाम पे बंटवारा हो जाए, धर्म के नाम पर एक देश नया बन जाए जिसका नाम पाकिस्तान हो, और वो मोहम्मद अली जिन्ना की देन है। तो अखिलेश यादव का ये जो बयान आया है, ये गुमराह करने के लिए है या मुसलमानों को खुश करने के लिए है कि हमने जिन्ना का नाम ले लिया। जिन्ना का नाम लेना ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी विदेशी देशद्रोही या राष्ट्र के खिलाफ खड़े होने वाली का महिमा मंडन करना। और उन्होंने शर्मसार किया सबको। मुझे तो लग रहा है उन्होंने अपने पिताजी को भी शर्मसार कर दिया। वो तो रक्षा मंत्री भी रहे हैं देश के, और भारत की सीमाओं की चौकसी भी करवाई है उन्होंने। लेकिन अखिलेश यादव भूल गए कि क्या कह रहे थे वो। फर्क ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने धर्म के नाम पे नया देश ले लिया, बंटवारा करवा दिया, खंडित कर दिया इस देश को। हजारों साल की परंपराओं, हजारों साल की धरोहर को आपने खंडित कर दिया, 2 भागों में बांट दिया, लड़के ले लिया। और लौह पुरुष सरदार पटेल का अगर नाम लेते हैं तो श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। ये वो हैं जिन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान में जाते जाते रोका था, जिसको जवाहरलाल नेहरू जी भी नहीं रोक पा रहे थे। महाराजा हरि सिंह को समझाने में और उनको भारत में लाने का सबसे बड़ा कार्य लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसी तरह अंडमान निकोबार जो जवाहरलाल नेहरू जी ने दे दिया था पाकिस्तान को, उन्होंने मांग लिया था, और जिन्ना ने और उनकी टीम ने यह कहा था कि जो पूर्वी पाकिस्तान बन गया, जिसको हम बांग्लादेश अभी कहते हैं, जो हमारे जहाज आएंगे तो उनको पानी के लिए और उसके रसद के लिए हमको पोर्ट ब्लेयर चाहिए होगा, हमको अंडमान निकोबार चाहिए होगा, और साथ साथ में लक्षद्वीप भी चाहिए होगा। और इस पर जवाहरलाल नेहरू मान गए थे। जरा किताबें उठा के पढ़ लें, अखिलेश जी भी और उनकी टीम भी। बचकाना आपने बयान दिया है, थोड़ा सा पढ़ लें इतिहास को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन दोनों जगह को देने से मना कर दिया था, ना तो लक्षद्वीप ना अंडमान निकोबार, मानी नहीं थी बात। फिर एक कोको आइलैंड है जो बर्मा से और हमारी बंगाल की खाड़ी में है, और बर्मा से और अंडमान निकोबार से तो सिर्फ उसकी 55 किलोमीटर की दूरी। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है कोको आइलैंड की। धोखाधड़ी से लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिल करके उनको कह करके 19 जुलाई यानी भारत के विभाजन से मुश्किल से 20-25 दिन पहले 1947 को मीटिंग करके जवाहरलाल नेहरू से कहा कि भाई हमको ये आइलैंड चाहिए होगा, क्योंकि हमारा बर्मा के अंदर ब्रिटिश कंपनी चल रही है, ब्रिटिश बेस है वहाँ पर, और अभी वहाँ से वो लोग हटे नहीं है, तो हमको आने जाने के लिए चाहिए होगा। और ये बात उन्होंने डायरेक्टली जवाहरलाल नेहरू से कही, लॉर्ड माउंटबेटन ने, और उनको जवाहरलाल नेहरू ने कहा हाँ ठीक है दे दिया। ये बात बाद में पता चली लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो बहुत बड़ा एक अनर्थ हुआ, जो कोको आइलैंड दिया। आज की तारीख में कोको आइलैंड जो है, चाइना ने अपना बेस बना रखा है, बर्मा ने इसको लीज पे दे दिया, वहां पर उनका बेस बन गया, रडार स्टेशन बन गया है। और ये बहुत ध्यान देने की चीज है कि एक गलती जवाहरलाल नेहरू की, उसने दुश्मन को लाके हमारे दरवाजे पर बैठा दिया। अंडमान निकोबार के द्वीप समूह से मुश्किल से 55 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है, उसकी जमीन से 300 फीट की हाइट है। वहां पर उन्होंने रडार इतने हाई फ्रिक्वेंसी के, इतने पावरफुल उन्होंने लगा रखे हैं कि
हमारे जितना सैटेलाइट का इसरो का प्रोग्राम है उस पर नज़र रखते हैं, हमारे जितने भी पानी के जहाज नेवी के हैं उस पर नज़र रखी जाती है, हमारे फाइटर उड़ते हैं उस पर नज़र रखी जाती है चाइनीज़ ने। और ये देन किसकी है? यह है जवाहरलाल नेहरू की। उस टाइम की गलतफहमी की, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बन रहे थे, उनको होश नहीं था और शायद उसी जोश और होश में होश खो बैठे और कोको आइलैंड बर्मा के हवाले कर दिया गया। तो इस तरह ही जान लें कि जिन्ना में और वल्लभ भाई पटेल में क्या फ़र्क है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बात करते हैं, मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा और मैं कहना बनता है मेरा, स्वतंत्र वीर सावरकर का नाम क्यों नहीं लिया जाता? क्यों नहीं उनको भारत रत्न दिया जाता? क्रिकेट के प्लेयर को दिया जा सकता है। और कुछ लोगों को बड़ी टीका टिप्पणी करी लोगों ने मेरी वीडियो पर, जब मैंने कहा स्वतंत्र वीर सावरकर को भारत रत्न देना चाहिए। वो पहले ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने 1857 के गदर को कहा था कि ये इंडिपेंडेंस वॉर था, ये एक पहला भारत का युद्ध था जिसमें सारे राजाओं ने महाराजाओं ने मिल करके अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। 1200 पेज की किताब है, आप लोग पढ़ लें उसको। और उस किताब को लिखने में कितनी उनको मेहनत मशक्कत करनी पड़ी, जो मराठी में थी, छप नहीं पा रही थी, पूरी दुनिया में घूमती रही छपने के लिए। वो यहाँ तक कि वो जर्मनी भेज दी गई थी, क्योंकि जर्मनी में तब छपाई हो रही थी देवनागरी के ऊपर हिंदी में, देवनागरी के वहाँ पर छपाई हो रही शुरू हो गई थी, लेकिन वहाँ पर उसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाया तो नहीं छप पाई। ज़रा वो पढ़ लें तब बयान दें। जिन्ना को सबने अपोज किया था। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भी साफ साफ कह दिया था कि अगर ये धर्म के नाम पर भारत का विभाजन चाहते हैं तो विभाजन कर लें, लेकिन याद रखें एक भी मुसलमान भारत में नजर नहीं आना चाहिए। उन्होंने अपनी किताब में बात लिखी हुई है, हम अपने मन से कुछ नहीं कह रहे। और जो भी मैं बात कहता हूं वो किताबों के हवाले से कहता हूं और उन्हीं लोगों की किताबों से जिन्होंने ये बयान दिए हैं। बस मुझको इतना ही कहना था कि आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए और समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं, लीडर हैं, कम से कम इतिहास को ठीक से पढ़ लें। तोड़ मरोड़ को पेश करने की जरूरत नहीं। और वो जो सुन रहे हैं मुझको, जिन्होंने स्वतंत्र वीर सावरकर को, मैंने तो ऐलान किया हुआ है कि उस चीज़ की मैं लड़ाई भी लड़ रहा हूँ, भारत सरकार से भी मैं विनती कर रहा हूँ कि उनको भारत रत्न दिया जाए। वो पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑफिशियली फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया था। और जो कहते ना माफ़ी मांगी थी, मुझे 1 लाख दें कि उन्होंने जेल से माफ़ीनामा लिखा था। उन्होंने माफ़ीनामा नहीं लिखा था। एक भी आर्काइव से ला के दिखाएं जिसका आप लोगों ने प्रोपेगेंडा किया। कांग्रेस इसका प्रोपेगेंडा 70 साल से करती रही, बल्कि 80 साल से कर रही है। और वो वीर सावरकर जी जिनसे मिलने खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए थे रत्नागिरी में, जब वो वहां पर सेलुलर जेल से, अंडमान से, पोर्ट ब्लेयर से ला करके उनको वहां रखा गया था। और वहां पर उन्होंने, बहुत कम लोग इस चीज को जानते हैं, ये इतिहास है और लिखा हुआ है वीर सावरकर जी का। वीर सावरकर जी से मिलकर गए थे। वीर सावरकर ने ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कहा था कि आप लड़ाई इस धरती से नहीं लड़ सकते, आपको भारत से बाहर जाना पड़ेगा, तभी लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको। और वो उनसे मिल के निकले, एक दिन पूरा गुजारा था हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और वो वहाँ से निकल गए थे भारत से बाहर। उसके बाद वो आपको सब लोगों को बात पता है कि इस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जंग लड़ी और भारत को आज़ाद 1942 में ही करा लिया था। करेंसी तक छप गई थी, टिकट तक के छप गए थे, सब कुछ हो गया था। लेकिन ये उस समय के जो लोग थे, जो नेता बने हुए थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सो कॉल्ड जिनको कहते हैं, उन्होंने होने नहीं दिया। 47 में स्वतंत्रता नहीं हुई है, पावर ट्रांसफर हुई है। स्वतंत्र तो हम 1942 में हो गए थे। इतना हमको कहना है। आप लोग इतिहास को पढ़ें, जानें, जानकारी लें, उसके बाद बात करें। मुसलमानों को खुश करने की जरूरत नहीं है। मुसलमान भारत का जानता है, अच्छे से जानता है। वो 2-2 गालियां खाता है, 2-2 लात खाता है जब जाता पाकिस्तान एम्बेसी में वीजा लगाने के लिए, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। देश को आपने बांट दिया, रिश्तेदारों को आपने बांट दिया, खानदान को बांट दिया, बंटवारा करके रख दिया, आपने टुकड़े करके रख दिया जिन्ना ने, सिर्फ इसलिए कि उनको एक मुल्क चाहिए था जिसका उस पर उनको हुकूमत करनी थी मुसलमानों के लिए। कितना मुसलमान गया? बहुत थोड़ा मुसलमान गया, सारा तो मुसलमान यहीं रह गया। बस इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को सुनने का। जय हिंद, वंदे मातरम।